हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्रेप कॉम्पिटिटिव। मैं हूं आपका दोस्त पुनीत। और अब हम करने वाले हैं इस टॉपिक पे एवोल्यूशन एंड जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर। ओके, सो एवोल्यूशन एंड जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर क्या है वो हम डिस्कस करने वाले हैं इस वाले टॉपिक पे। ठीक है, तो अभी हम ध्यान दे देते हैं। मैं थोड़ा ब्रीफ आपको कर देता हूँ विद डेट्स। ठीक है, जो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जिसे कहते हैं वो बेसिकली दे यूज्ड वैक्यूम ट्यूब्स। आपको याद रखना है कि वैक्यूम ट्यूब्स उन्होंने यूज़ किया था और जो टाइम पीरियड वो 16 साल का था, 1940 से 1956 तक। ओके, इसके बाद हमारी सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर स्टार्ट हुई। उसमें क्या एवोल्यूशन किया कि हमने वैक्यूम ट्यूब्स को रिप्लेस किया ट्रांजिस्टर से, और वो जो टाइम पीरियड था वो था 1956 टू 1963। ठीक है, इनके बारे में डिटेल में हम आगे पढ़ने वाले हैं इसी वीडियो में। थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में हमने इंटीग्रेटेड सर्किट्स का यूज़ किया। इंटीग्रेटेड सर्किट इज़ व्हाट? ICs आर बेसिकली कम्बिनेशन ऑफ ट्रांजिस्टर, रेजिस्टर, कैपेसिटर एट्सेट्रा। ओके, सो इनका जो टाइम था वो था 1964 टू 1971। ठीक है, आपको किस तरीके से याद रखना है कि 16 साल पहले का था और 1956 से 97 साल तक अगला चला, और उससे अगले 7 साल तक थर्ड जनरेशन। और जो फोर्थ जनरेशन है वो फ्रॉम 1971 टू प्रेजेंट चल रही है, जिसमें माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ हो रहा है। ठीक है, इसका बेसिकली अभी भी हम बेसिकली वी आर फेजिंग बिटवीन फोर्थ एंड फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। So that's why I've mentioned present and beyond in fifth generation of computer. Okay, इसका क्या मतलब है आगे हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ओके, तो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1940 से 1956 के बीच हमारे पास जो कंप्यूटर्स थे वो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। ठीक है, इसको कैरेक्टराइज किया गया है यूज़ ऑफ वैक्यूम ट्यूब से, जैसा मैंने मेंशन किया कि वैक्यूम ट्यूब्स थी। सो बेसिकली 1904 में ये डेवलप हुए थे वैसे तो, जो वैक्यूम ट्यूब्स थी। जॉन एम्ब्रोज फ्लेमिंग एक ब्रिटिश इंजीनियर, इनका नाम आपको याद करने की कोशिश करनी है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो सकता है। जॉन एम्ब्रोज फ्लेमिंग। ठीक है, बेसिकली इन्होंने वैक्यूम ट्यूब का इन्वेंशन किया था। अब वैक्यूम ट्यूब क्या है वो अब आपको अगली स्लाइड में मैं बताऊंगा। वैक्यूम ट्यूब बेसिकली एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को या इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को एक वैक्यूम में कंट्रोल करती है। वैक्यूम ट्यूब लुक समथिंग लाइक दिस। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन गन होती है। ठीक है, टीवीज़ में जो CRT मॉनिटर पुराने टीवी होते थे उनमें वैक्यूम ट्यूब का ही यूज़ होता था। तो उस तरीके की एक ट्यूब होती है। ठीक है, जैसे यहाँ मेंशन किया गया है कि इट इज़ यूज्ड इन कैथोड रे ट्यूब, टीवी, रेडियो एक्सेट्रा। जो पुराने टीवी होते थे उनमें वैक्यूम ट्यूब एक ऐसी, अगर आपने कभी खोल के देखा होगा, ऐसी एक ट्यूब जैसी बनी होती थी, वो वैक्यूम ट्यूब होती है। ठीक है, अब इसके ऊपर बेस जो फर्स्ट जनरल पर्पस प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था उसका नाम इनिएक था, जिसका मतलब हुआ इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ठीक है, तो ये एक जनरल पर्पस प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में था। ठीक है, जिसको जे प्रेस्पर एक्रेट एंड जॉन वी मैकॉली ने यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में बनाया था। US में ये यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे बनाया था। ठीक है, ये एक 30 फीट, 30 से 50 फीट लंबा जो इनियाक एक कंप्यूटर था। अब आप लगा सकते हैं हिसाब कि कितना बड़ा कंप्यूटर था। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर बहुत बड़े होते थे, कमरों कमरों के साइज़ के होते थे। तो 30 से 50 फीट लंबा और ये कंप्यूटर था, और इसका वेट 30 टन था यार। कैन यू इमेजिन, 30 टन इसका वेट था, और इसमें अराउंड 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स थी। ठीक है, 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स। तो नाउ यू कैन इमेजिन द साइज। 70,000 रजिस्टर्स थे और 10,000 कैपेसिटर्स थे। ठीक है, तो इस इनमें क्या था, फर्स्ट जनरेशन में ट्रांजिस्टर का यूज़ नहीं हुआ था। इसमें रजिस्टर और कैपेसिटर ज़रूर थे। 70,000 रजिस्टर, 10,000 कैपेसिटर। ठीक है, और इसको रन करने के लिए 1,50,000 वॉट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत थी। 1,50,000। ठीक है, अभी के कंप्यूटर तो बहुत कम बिजली यूज़ करते हैं, तो बेसिकली देवर पावर हंग्री। तो यहाँ से आपको एक चीज़ पता चल जाती है। अब आपकी एडवांटेज और डिसएडवांटेज यहाँ से भी आप बता सकते हो कि बहुत बड़ा साइज़ था, पावर हंग्री थे। ठीक है, ये डिसएडवांटेजेस हो गई। ठीक है, अब इसका एक कमर्शियल वर्जन भी इसका बनाया गया जिसका ई कार्ट और मकॉली ने ही बनाया। ठीक है, ई कार्ट कौन? प्रेस्पर इकर्ट एंड जॉन वी मकॉली। इन्होंने यूनिवैक इसका नाम रखा। इसका नाम यूनिवर्सल यूनिट फॉर यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, और इसको 1952 में इन्होंने रिलीज़ किया। ठीक है, अब इसके बारे में आगे डिटेल में पढ़ते हैं। वैक्यूम ट्यूब्स कुछ इस तरीके की दिखती हैं जो बहुत स्मॉल स्केल होती हैं।
ठीक है। तो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के एग्जांपल इनियाक है, ठीक है, ईडीवैक है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ये भी एक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड है, एक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर है, एक यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर है। तो तीन एग्जांपल है, इनियाक, ईडीवैक और यूनिवैक, ये आपको याद करने हैं। एडवांटेजेस क्या थी कि ये वैक्यूम ट्यूब, उस टाइम के एडवांटेजेस वैक्यूम ट्यूब से डिज़ाइन किए गए थे, ठीक है, वो बहुत सिंपल आर्किटेक्चर था, ठीक है। जो इन कंप्यूटर के जो आर्किटेक्चर होता है बेसिकली, जो बेसिस एक यू कैन से कि अब एक बिल्डिंग का एक डायग्राम होता है, जो भी होता है, तो उस तरीके को उसको डिजिटली एक आर्किटेक्चर हम कह सकते हैं। इफ़ वी मेक अ डायग्राम बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम, तो बहुत सिंपल आर्किटेक्चर था। और ये जो डाटा है वो मिली सेकेंड्स में कंप्यूट कर सकते थे ये कंप्यूटर, और इनका साइंटिफिक पर्पसेस के लिए यूज़ किया, ठीक है। अब डिसएडवांटेजेस, वेरी कॉस्टली, ऑब्वियसली इतना ज़्यादा इसमें कंपोनेंट्स है, कॉस्टली होंगे, ठीक है। वेरी लार्ज इन साइज, 30 से 50 लॉन्ग, ठीक है। स्पेस 30 फीट से 50 फीट का स्पेस ले रहे हैं, और इलेक्ट्रिसिटी 1,50,000 वाट्स की इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और कम स्पीड अगर अब के हिसाब से कंपेयर करें तो बहुत स्लो स्पीड थी, ठीक है, इसलिए आप ये लिख सकते हैं। कमर्शियल पर्पसेस के लिए भी यूज़ हुआ इनका, वेरी एक्सपेंसिव, ठीक है। यही कंप्यूटर हीट, बहुत हीट प्रोड्यूस करते थे ये कंप्यूटर्स। एक बहुत बड़ी डिसएडवांटेज इनकी थी, क्योंकि अब इतने ज़्यादा कंपोनेंट्स हैं, और वैक्यूम ट्यूब्स आपने देखा होगा पुराना टीवी कितना गर्म होता था, तो बेसिकली इसको ठंडा करने के लिए हमें कूलिंग की बहुत ज़रूरत थी। एयर कंडीशनर्स वगैरह यूज़ होते थे उन कमरों में जहाँ पे ये कंप्यूटर रखे जाते थे, और क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करते थे। तो ये हमारा फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर था 1940 से 1956 तक। और इसमें जो भी चीज़ें थी, ये आपको यहाँ से ये नोट्स भी मिल जाएंगे, और आपको मेन मेन ये चीज़ें हैं कि वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ हुआ, ठीक है। टाइम पीरियड ये था, बहुत लार्ज इन साइज़ थे, ठीक है। और इसको अगर आपको मेंशन करना, आप ये इनका नाम भी मेंशन कर सकते हैं, और कॉम्पिटिटिव के हिसाब से इम्पोर्टेंट है, ठीक है। फर्स्ट कंप्यूटर जो जनरल पर्पस था उसका नाम इनिएक था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको किसने बनाया? जे प्रेस्पर एक्यूरेट एंड जॉन वी मैकॉली ने बनाया। कहाँ बनाया? यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया, यूएस में, ठीक है। साइज 30 to 50 लॉन्ग, 50 फीट लॉन्ग, 30 टन वेट, 18,000 वैक्यूम ट्यूब, 70,000 रजिस्टर, 10,000 कैपेसिटर, एंड दिस मच अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब हम जंप करते हैं सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स पे। तो सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है ना, उसमें हम ट्रांजिस्टर का यूज़ किया। अब हमने वैक्यूम ट्यूब थी वो हटा दी, क्योंकि वो बहुत इलेक्ट्रिसिटी और बहुत स्पेस यूज़ कर रही थी, और अब हमने यूज़ किया कैपेसिटर, रजिस्टर और ट्रांजिस्टर, विच को आप CRT से भी याद कर सकते हैं, ठीक है। इसको डेवलप किया हमने 1947 में। इनको 3 अमेरिकन फिजिस्ट ने बनाया, जॉन बार्डीन, वॉल्टर ब्रैटन एंड विलियम शॉकली, ठीक है। अब इन्होंने जब ये ट्रांजिस्टर्स बनाए, तो बेसिकली अब ट्रांजिस्टर क्या है? एक समय सेमीकंडक्टर डिवाइस है जो कि एम्पलीफायर स्विच करता है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स को, या जो सर्किट होता है उसको ओपन या क्लोज करता है। इसमें 3 पिन्स होती हैं, ठीक है। ट्रांजिस्टर PNP या NPN, 2 टाइप के होते हैं। आपने पढ़ा होगा 12th में, अगर आपने फिजिक्स वगैरह पढ़ी है तो, ठीक है। अब क्या है कि इस इन्वेंशन में क्या हुआ कि जो ट्रांजिस्टर है उसने इलेक्ट्रॉनिक जो बहुत, क्योंकि बेसिकली जो साइज़ था ना इस कंप्यूटर का, वो था इन इलेक्ट्रॉनिक ट्यूब या जो वैक्यूम ट्यूब जिसे हम कहते हैं, उनकी वजह से था। तो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से हमने रिप्लेस कर दिए, ट्रांजिस्टर लगा दिए, और हमारी सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर आई, ठीक है। अब ये सेम फंक्शन करते हैं जो कि वैक्यूम ट्यूब करती थी। फ़र्क ये था कि जो इलेक्ट्रॉन्स थे अब वो वैक्यूम की जगह अब इस ट्रांजिस्टर से मूव करेंगे, ठीक है। अब ट्रांजिस्टर कैसे बनते हैं? सेमीकंडक्टर मटेरियल, ठीक है, सेमीकंडक्टर मटेरियल से बनते हैं, और इन ये भी कंट्रोल करते हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब क्या इसकी एडवांटेज हो गई कि साइज़ हमारा स्मॉल हो गया, फास्ट हो गया, थोड़ा कम पैसा लगने लगा, लेस एक्सपेंसिव हो गया अगर हम कंपेयर करें फर्स्ट जनरेशन से, ठीक है। और जो सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर ने हाई लेवल ऑफ प्रोग्रामिंग का भी यूज़ किया, जिसमें फोर्ट्रैन, एल्गोल और कोबोल थी। ये आपको याद करना है। फोर्ट्रैन 1956, मैंने डेट्स भी यहाँ मेंशन किए। अल्कोहल 1958, ठीक है, और कोबोल 1959। ये कुछ हाई लेवल ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी उस टाइम की, और इनका यूज़ करते थे हम सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में, ठीक है। एग्जांपल है PDP, प्रोग्राम डेटा प्रोसेसर 8, IBM 1400, IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, IBM बहुत फेमस कंपनी है, IBM 7090, और CDC 3600, कंट्रोल डाटा कॉर्पोरेशन 3600 सीरीज। तो ये कुछ एग्जांपल है इसके। एडवांटेजेस, स्मॉलर इन साइज कंपेयर टू फर्स्ट जनरेशन, लेस इलेक्ट्रिसिटी, नॉट हीटेड एज मच एज फर्स्ट जनरेशन। हीट ऑब्वियसली किया। अब ट्रांजिस्टर देखिए, यहाँ पे कुछ ऐसे दिखते हैं ट्रांजिस्टर, ये मैंने फोटो अटैच की है, और ठीक है, इनकी स्पीड जो है वो बेटर है
कंपेयर टू वैक्यूम ट्यूब्स। ये भी हमें कंपैरिजन एडवांटेजेस हम हमेशा पिछली जनरेशन से ही करते हैं, तो ये एडवांटेजेस हैं फ्रॉम द प्रीवियस जनरेशन। ठीक है, डिसएडवांटेज, अब डिसएडवांटेज अगर आप आज के हिसाब से देखें तो वेरी कॉस्टली, नॉट वर्सेटाइल, ठीक है, एक्सपेंसिव फॉर कमर्शियल पर्पजेज, कूलिंग इज स्टिल नीडेड बिकॉज अब ट्रांजिस्टर वगैरह हीट प्रोड्यूस करते हैं, कूलिंग की ज़रूरत थी, उतनी नहीं थी जितनी फर्स्ट जनरेशन को थी, बट थी। ठीक है, पंच कार्ड्स को हम यूज़ करते थे इनपुट के लिए। ठीक है, तो उस टाइम कीबोर्ड्स वगैरह का यूज़ नहीं होता था, पंच कार्ड्स हम यूज़ करते थे, और ये कंप्यूटर सिर्फ पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए यूज़ होता था, विच साइंटिफिक एंड रिसर्च एक्सेट्रा। उस टाइम पे कंप्यूटर सिर्फ यहीं तक लिमिटेड थे। अब हम थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की बात करें 1964 टू 1971। ठीक है, इसमें क्या हुआ कि हमने आईसीज़ का यूज़ करना शुरू किया, इंटीग्रेटेड सर्किट्स। बेसिकली एक चिप जैसी होती है ब्लैक ब्लैक कलर की, अगर आपने कभी सर्किट देखा होगा, और उस चिप में कुछ इस तरीके का उसका डिज़ाइन होता है, और उसमें क्या होता है कि बेसिकली आपके ये जो सीआरटी तीनों चीज़ें, कैपेसिटर, रेजिस्टर, ट्रांजिस्टर, ये सारे होते हैं, और ये इंटीग्रेटेड होते हैं बेसिकली, मतलब ये बहुत सारे ट्रांजिस्टर होते हैं इस चिप के अंदर, एक नहीं होगा, मतलब ले सकते हैं थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजिस्टर इन वन चिप, थाउजेंड्स ऑफ कैपेसिटर इन वन चिप, थाउजेंड ऑफ रेजिस्टर्स इन वन चिप। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेटेड सर्किट्स का हमने यूज़ किया, 1958 में ये डेवलप किया था जैक किल्बी ने। ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट क्या है? सेट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट ऑन स्मॉल फ्लैट पीसेस ऑफ सेमीकंडक्टर दैट इज नॉर्मली नोन एज सिलिकॉन। सिलिकॉन का हम यूज़ करते हैं, ये हमेशा याद रखना है, सिलिकॉन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नाउ डेज। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि ट्रांजिस्टर को बहुत छोटा कर दिया और सिलिकॉन चिप्स में कर दिया प्लेस। ठीक है, और उनको सेमीकंडक्टर का नाम दे दिया इन चिप्स को। ठीक है, और इनसे क्या हुआ कि एफिशिएंसी और स्पीड बढ़ गई कंप्यूटर की। अब माफ़ कीजिएगा, प्रोबेबली इसमें मैंने यहाँ गलत मेंशन किया है, बट ओनली ट्रांजिस्टर्स होते हैं बहुत सारे। ठीक है, नहीं, देखो मैं सही था, यहाँ थोड़ा मैंने गलत किया है, यहाँ पे ट्रांजिस्टर्स की जगह हम साथ कैपेसिटर और रेजिस्टर भी लिखेंगे। ठीक है, दीज आईसी आर प्रॉपरली नोन एज चिप्स, इनको हम चिप्स कहते हैं। ये सिंगल आईसी में बहुत सारे ट्रांजिस्टर, रेजिस्टर और कैपेसिटर होते हैं, जो कि एक सिलिकॉन के सिंगल स्लाइस में बने होते हैं। सिलिकॉन वेफर के सिंगल स्लाइस में ये बहुत सारे ट्रांजिस्टर, रेजिस्टर और कैपेसिटर होते हैं। ठीक है, क्योंकि अब ये चीज़ें बनती ही सिलिकॉन से है, तो सिलिकॉन का बेस का यूज़ करके हमने इन बहुत सारे ट्रांजिस्टर को इंटीग्रेट करके इनका स्मॉल साइज़ को स्मॉल करके हमने ये चिप्स बनाई। ठीक है, इससे क्या हुआ कि जो साइज़ है कंप्यूटर का वो छोटा हो गया, कॉस्ट थोड़ी कम हो गई, मेमोरी हम ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, और प्रोसेसिंग पावर बढ़ गई। ठीक है, स्पीड क्या हो गई, ज़्यादा हो गई, एफिशिएंट हो गए, और ये रिलायबल होना शुरू हो गए। क्योंकि हीटिंग से क्या होता है कि हीटिंग से जो इश्यूज़ होते हैं कंप्यूटर में वो प्रोड्यूस होते हैं। अब हीट कम थी तो एफिशिएंसी बढ़ गई, रिलायबिलिटी बढ़ गई। ठीक है, अगर हीटिंग ज़्यादा होती तो ये दिक्कतें थी कंप्यूटर्स में। ठीक है, इनमें ज़्यादा हाइयर लेवल ऑफ लैंग्वेजेस का यूज़ होने लग गया, जैसे पास्कल PL1, फोर्ट्रॉन 2 से 5 के बीच में जो है 2 3 4 5, वो कोबोल, अल्गोल 68 एंड बेसिक बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी, और ये सारी इस टाइम पे डेवलप हुई इस पीरियड पे, कब, 1964 से 1971 में, जब हमारे पास थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर था। ठीक है, थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के टाइम पे ये लैंग्वेजेस, पास्कल, फोर्ट्रॉन, कोबोल, अल्गोल एंड बेसिक। आप बेसिक याद रख सकते हैं, अगर आपको बाकी याद नहीं रखनी, एटलीस्ट एक आप याद रख सकते हैं, बेसिक। थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में एग्जांपल है NCR 395 विच इज़ नेशनल कैश रजिस्टर, IBM 360 एंड 370 एंड B 6500। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये है थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के कुछ एग्जांपल। एडवांटेजेस, स्मॉलर इन साइज कंपेयर टू प्रीवियस जनरेशन, लेस एनर्जी, मोर रिलायबल, मोर वर्सेटाइल। ठीक है, वर्सेटाइल होना शुरू हो गए कंप्यूटर यहाँ से, क्योंकि अब हम मोर उन चीज़ों के लिए यूज़ करने लगे हैं। लेस हीट कंपेयर टू प्रीवियस जनरेशन। ठीक है, यूज फॉर कमर्शियल एज वेल एज जनरल पर्पज़। ठीक है, यूज, इनमें एक फ़ैन लगा दिया गया, जो मैं CPU फ़ैन की बात करता हूँ, तो वो थर्ड जनरेशन से यूज़ होना, क्योंकि उससे पहले तो AC वगैरह की ज़रूरत होती थी, कमरों को ठंडा करना पड़ता था। अब यहाँ पे फ़ैन यूज़ होने लग गए, जो कि हीट डिस्चार्ज करें और डैमेज को प्रिवेंट करें इन चिप्स के लिए। ठीक है, और इससे क्या हुआ कि इस जनरेशन में स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ गई कंप्यूटर्स की। ठीक है, डिसएडवांटेज, स्टिल अ कूलिंग सिस्टम इज नीडेड, यस। फैंस, अब हम फैंस, छोटे CPU फैंस की बात नहीं कर रहे, बड़े बड़े फैंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, वेरी कॉस्टली कंपेयर टू नाउ, और सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी इज रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चर इंटीग्रेटेड सर्किट्स। तो बेसिकली जो इंटीग्रेटेड सर्किट्स है ना, वो दे आर नॉट वेरी इजी टू मैन्युफैक्चर इट, वी रिक्वायर very much sophisticated technology to manufacture these computers. Okay, so इसीलिए जो आईसीज होते हैं वो ऐसे हर कोई प्रोड्यूस नहीं कर सकता। अभी भी जो चिप्स होती हैं वो ताइवान और चाइना ही मोस्टली प्रोड्यूस करता है। ठीक है,
जो अभी भी हम सिलिकॉन चिप्स या माइक्रो प्रोसेसर यूज़ करते हैं वो ये दो ही कंट्रीज़ ही प्रोड्यूस करते हैं। वेरी सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजीज यूज, ठीक है। नॉट ईजी टू मेंटेन द आईसी चिप्स, बिकॉज आईसी चिप्स क्या होती हैं, क्योंकि छोटा साइज़ है तो हीट तो ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है। अब हीट ज़्यादा प्रोड्यूस करने को डिसिपेट करने का बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हीट डिसिपेट नहीं कर पाए तो ट्रांजिस्टर जल जाएंगे और हमारा पूरा कंप्यूटर ख़राब हो जाएगा, ठीक है। द परफॉर्मेंस इज़ डिग्रेडेड। अगर हम लार्ज एप्लीकेशन यूज़ करें तो परफॉर्मेंस डिग्रेड होगी। क्यों डिग्रेड होगी? अब लार्ज एप्लीकेशंस के लिए हमारे लार्ज रिसोर्सेज चाहिए। लार्ज रिसोर्सेज प्रोवाइड करने के लिए क्या होगा कि जो ये हमारे कैपेसिटर, रजिस्टर और ट्रांजिस्टर है, इनका यूज़ ज़्यादा होगा। यूज़ ज़्यादा होगा तो हीट हमारी प्रोड्यूस होगी। हीट प्रोड्यूस होगी तो हमारी परफॉर्मेंस कम हो जाएगी। बिकॉज आपको ये याद रखना है, परफॉर्मेंस इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू हीट प्रोड्यूस बाय कंप्यूटर। जितनी कम हीट प्रोड्यूस होगी या जितना कम कंप्यूटर हीटेड रहेगा, उतनी ज़्यादा हमारी परफॉर्मेंस होगी कंप्यूटर की। ये कहीं पे भी आपको याद रखना है। कहीं पे भी आपका, जब भी आप नॉर्मल आज की जनरेशन है किसी भी जनरेशन के बारे में बात करें, तो जहाँ ज़्यादा हीट होगी वहाँ उतनी कम परफॉर्मेंस होगी, जहाँ जितनी कम हीट होगी उतनी ज़्यादा परफॉर्मेंस होगी। अब हम फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में जाते हैं, जो कि हम अभी भी यूज़ कर रहे हैं काइंड ऑफ। वी आर स्टिल फेजिंग बिटवीन फोर्थ एंड फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। ये मैंने पहले भी मेंशन किया। तो 1971 टू प्रेजेंट हम करते हैं। बेसिकली फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में हमने माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ किया, ठीक है। इनको 1970s में हमने इन्वेंट किया था, और ये 4 इन्वेंटर के नाम हैं जिन्होंने बनाया था। मार्शियन हॉफ, मासातोशी शिमा, फेडरिगो फैगिन एंड स्टैनली मेजर। ये 4 साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये माइक्रो प्रोसेसर चीज़ बनाई, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर क्या है? माइक्रो प्रोसेसर इज़ बेसिकली नाउ दीज आईसीज आर नाउ यू नो मेड with more precisions, and more ICs are combined to form a one big IC। इसमें हमने यूज़ किया VLSI टेक्नोलॉजी का, जिसका मतलब होता है वेरी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स, ठीक है। इसमें IC तो यहाँ पे भी यूज़ हो रहे हैं, ठीक है, पिछली जनरेशन में। तो वेरी लार्ज स्केल में क्या हुआ, अब जैसे बेसिकली अभी हम चल रहे हैं 4 नैनोमीटर्स पे, और कुछ साल पहले तक हम 28 नैनोमीटर्स पे थे। तो 4 नैनोमीटर और 20 नैनोमीटर का मतलब ये है कि सेम स्पेस पे अब हम 4 7 28 होते, तो 7 टाइम्स मोर ट्रांजिस्टर्स यूज़ कर पा रहे हैं, ठीक है। तो वेरी लार्ज स्केल, अगर हम कंपैरिजन करें, अगर ये लार्ज स्केल है तो वेरी लार्ज में हमारे पास 4 नैनोमीटर आ जाएगा, क्योंकि हम सेम स्पेस पे 7 टाइम्स मोर ट्रांजिस्टर यूज़ कर पा रहे हैं, ठीक है। अब इनमें क्या होता है कि बेसिकली जो स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन होती है, मैं आपको ये भी डिफरेंस बता दूँ। स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, एक सेकेंड मेरे को खाली पेज खोलने दीजिए। या स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन में हमारे पास होता है अप टू 100 इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स पर चिप, ठीक है। मतलब एक चिप होगी छोटी सी जिसमें अराउंड 100 कंपोनेंट्स हो गए। MSI में क्या होता है, जिसका मतलब होता है मीडियम स्केल इंटीग्रेशन, इसमें हमारे पास अराउंड 100 to 3000 चिप इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होंगे सेम साइज पे। लार्ज स्केल इंटीग्रेशन में हमारे पास 3000 to 1 लाख इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होंगे। VLSI में होंगे हमारे पास 1 लाख to 10 लाख काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स इन सेम चिप, सेम साइज ऑफ चिप। और अल्ट्रा लार्ज स्केल जो कि आजकल यूज़ होता है, उसमें मोर देन दीज 10 लाख और 1 करोड़ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स पर चिप, ठीक है। तो मतलब इतने ज़्यादा, 1 करोड़ या 10 लाख से ज़्यादा, 10 लाख से ज़्यादा बेसिकली, और 1 करोड़ से भी ऊपर होते हैं बेसिकली अब तो। बट इतने कंपोनेंट्स हैं एक सिंगल चिप में, मतलब क्या है, इतने ज़्यादा ट्रांजिस्टर, रजिस्टर और कैपेसिटर्स हैं एक इतने से छोटे से चिप के अंदर, ठीक है। तो ये इसका हमने यूज़ किया था फोर्थ जनरेशन में सबसे पहले, ओके। तो फोर्थ जनरेशन में जो फर्स्ट CPU था उसका नाम था इंटेल 4004। यहाँ से इंटेल की स्टार्टिंग हुई थी, और फर्स्ट CPU वाज इंटेल 4004, ठीक है, फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर। और आपको याद रखना है कि व्हाट वाज द फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर दैट वाज इन्वेंटेड? इंटेल 4004 वाज फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर दैट वाज एवर इन्वेंटेड, ओके। माइक्रो प्रोसेसर में क्या होता है कि जितने भी सर्किट्स होते हैं, जितने भी सर्किट्स ज़रूरी हैं अर्थमेटिक लॉजिक एंड कंट्रोल फंक्शन के लिए, एक सिंगल चिप में सारे यूज़ होते हैं, ठीक है। फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में ज़्यादा डाटा प्रोसेसिंग कैपेसिटी है, जिसमें अगर हम सेम साइज़ का एक थर्ड जनरेशन कंप्यूटर कंपेयर करें तो ज़्यादा डाटा प्रोसेसिंग कैपेसिटी है, बिकॉज नाउ वी आर यूजिंग माइक्रो प्रोसेसर विच इज़ नथिंग बट मोर इंटीग्रेटेड सर्किट्स, मोर स्केल्ड इंटीग्रेटेड सर्किट, लाइक जिसमें और ज़्यादा हमारे पास कंपोनेंट्स हो इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। अब डेवलपमेंट ऑफ माइक्रो प्रोसेसर के साथ क्या हुआ है कि अब जो CPU है ना, उसको हम सिंगल चिप में यूज़ करते हैं। अब CPU एक छोटी सी चिप होती है, ठीक है।
और वो चिप हम मदरबोर्ड में लगाते हैं। तो बेसिकली वो सारी जो चिप है वो सीपीयू के अंदर होता है, जितना ये माइक्रो प्रोसेसर है, ठीक है। इसको हम प्रोसेसर भी कहते हैं, ठीक है। These computers are also known as microcomputer। दिस प्रोसेसर को माइक्रो कंप्यूटर भी बोलते हैं। पर्सनल कंप्यूटर इज़ अ फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। जो फर्स्ट अभी आज से 10-15 साल पहले, 20 साल पहले जो पर्सनल कंप्यूटर थे वो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में आते थे, ठीक है। और इस पीरियड से ही हमारा कंप्यूटर का एवोल्यूशन होना शुरू हुआ, जब हमने फर्स्ट पर्सनल कंप्यूटर हमारे पास आए, जिसमें एप्पल का 1, एप्पल 2, अल्टर 8800 और IBM के भी कुछ कंप्यूटर्स थे। वो फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में थे। एडवांटेज: स्मॉलर इन साइज, मच मोर रिलायबल। हीटिंग इश्यूज इज़ नेग्लिजिबल ऑलमोस्ट, क्योंकि अब हम छोटा सा फ़ैन यूज़ करते हैं। एसी और एयर कंडीशनर की जरूरत नहीं है। ऑल टाइप ऑफ हायर लैंग्वेजेस कैन बी यूज, C++, etc. टोटली फॉर जनरल पर्पज, लेस एक्सपेंसिव बिकॉज नाउ a common man can also afford to have these, cheaper and also portable. Disadvantage: फैंस आर स्टिल रिक्वायर्ड। क्योंकि हम अभी प्रोग्रेस कर रहे हैं, जैसे आप मोबाइल फ़ोन्स देखते हैं उनमें भी ऐसे ही माइक्रो प्रोसेसर होते हैं, उनमें फ़ैन्स की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो जिन कंप्यूटर्स में फ़ैन्स की ज़रूरत है वो फोर्थ जनरेशन के हमारे जो बड़े सीपीयूज़ हैं वो फ़ैन्स को रिक्वायरमेंट रखते हैं। बट नाउ वी आर ट्राइंग टू प्रोग्रेस टू अ जनरेशन जहाँ पे हमें फ़ैन्स की रिक्वायरमेंट ही ना हो, जो चिप्स हैं वो डिसिपेट कर सके हीट को खुद से ही, और या फिर वेरी लेस हीट को वो प्रोड्यूस करें, ठीक है। तो फैंस आर स्टिल रिक्वायर्ड, तो ये डिसएडवांटेज है कंपेयर टू न्यू जनरेशन। इट रिक्वायर्ड लेटर टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चाहिए, क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर और ये चीज़ें बनाना बहुत ईजी नहीं है, ठीक है। और हमारे पास दो ही कंपनीज़ है जो अभी बनाती हैं मोबाइल फ़ोन्स के लिए। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, एक TSMC है, सॉरी, ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, और एक सैमसंग है। ये दो कंपनीज़ हैं जो अभी भी आर्म बेस्ड माइक्रो प्रोसेसर बनाती है मोबाइल फ़ोन्स के लिए। इनफैक्ट एप्पल के लिए भी TSMC बनाती है जो प्रोसेसर है। एप्पल के जो M1 चिप है या जो भी चिप है, बिकॉज एप्पल के जो M1 मैकबुक एयर है या M2 मैकबुक एयर है, उनमें फ़ैन्स की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती उन लैपटॉप्स में, ठीक है। कंप्यूटर हाईली सोफेस्टिकेटेड है, ठीक है। और इनमें एडवांस जो आई सी है, ऑब्वियसली उसको एडवांस टेक्नोलॉजी चाहिए बनाने के लिए, जो कि मैंने यहाँ मेंशन किया। दो ही कंपनीज अभी बना रही हैं इनके लिए, मोबाइल फ़ोन्स के लिए। और कंप्यूटर के लिए वी हैव इंटेल एंड AMD, जो कि कमर्शियली बना रहे हैं माइक्रो प्रोसेसर फॉर कंप्यूटर्स, ठीक है। अब फिफ्थ जनरेशन की बात करते हैं, प्रेजेंट एंड बियॉन्ड। बेसिकली द फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इज़ बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जो कंप्यूटर्स यूज़ कर पाएँ, जो कि अभी प्रेजेंट डे मोबाइल फ़ोन्स एंड न्यू कंप्यूटर्स यूज़ कर पा रहे हैं, एटलीस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कुछ हद तक यूज़ कर पा रहे हैं उसकी टेक्नोलॉजी को, तो वो फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में आते हैं। लाइक जो अभी लेटेस्ट मोबाइल फ़ोन्स 2020 अभी का एग्जांपल हो तो जो 2022 में आए हैं या 2021 या 20 में आए हैं, वो काफ़ी हद तक फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में आते हैं, ठीक है। अब हम क्योंकि इनमें हम यूज़ कर पा रहे हैं सिरी को, हम यूज़ कर पा रहे हैं गूगल असिस्टेंट को, वी आर यूजिंग अलेक्सा, तो ये बेसिकली कंप्यूटर्स कैन बिहेव लाइक ह्यूमन, एंड ठीक है, ये कंप्यूटर खुद का डिसीजन ले पाए। तो अभी भी हम पूरे तरीके से फिफ्थ जनरेशन में नहीं आए हैं। क्यों नहीं आए हैं? बिकॉज अगर कोई कंप्यूटर खुद के डिसीजन खुद ले पाए, तो दैट इज़ बेसिकली द एपिटोम ऑफ फिफ्थ जनरेशन, जो कि हम अचीव करना चाह रहे हैं। और अभी कोई भी कंप्यूटर इस फुल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को नहीं एग्जिबिट करता है, जिसका मतलब ये है कि जो पूरा ह्यूमन बिहेवियर को स्टिमुलेट कर सके। बेसिकली फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर उस कंप्यूटर को कहा जाता है जो कि पूरे तरीके से ह्यूमन बिहेवियर को कॉपी कर पाए या एग्जिबिट कर पाए। और अगर कर नहीं पा रहा है, तो अभी हम बेसिकली ट्रांजिट कर रहे हैं, और यहाँ पे हमारे पास फिफ्थ जनरेशन में वो कंप्यूटर हैं जो कि कुछ हद तक ह्यूमन बिहेवियर को कॉपी करते हैं, कुछ हद तक सिर्फ, ठीक है। अगर बात करें तो अभी जनरली वैसे है नहीं कि कोई कंप्यूटर जो पूरी तरीके से फुल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कॉपी कर पाए। अभी ChatGPT भी है, बट सम अभी जैसे लेटेस्ट एग्जांपल मैं ले रहा हूँ ChatGPT का, जो कि बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था, तो वो भी अभी पूरे तरीके से फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का एग्जांपल नहीं है, बिकॉज उसका जो सिस्टम यूज़ हो रहा है वो अभी भी मिस्टेक्स करता है, एंड देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट इट कैन नॉट डू। अब फिफ्थ जनरेशन में हम वेरी लार्ज स्केल और अल्ट्रा लार्ज स्केल का यूज़ करते हैं, ठीक है। और स्पीड ऑफ कंप्यूटर इज़ वेरी वेरी हाई, बहुत ज़्यादा हाई है। जो मैं बात कर रहा था कि कंप्यूटर्स मिलियंस ऑफ ऑपरेशन इन 1 सेकेंड परफॉर्म कर सकते हैं, वो बेसिकली फिफ्थ एंड फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर है, ठीक है। फिफ्थ एंड फोर्थ को आप एक कलेक्टिवली भी ले सकते हैं, बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम कैरेक्टरिस्टिक्स है। जस्ट फिफ्थ जनरेशन में क्या होगा
कि ह्यूमन बिहेवियर थोड़ा स्टिमुलेट कर पाए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ कर पाए। अब कंप्यूटर्स में जो कॉर्टाना वगैरह यूज़ होता है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ दिस। इसमें क्या है कि मशीन में 100 ऑफ प्रोसेसर आने लग गए हैं, ठीक है, जो कि साथ में डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ सिंगल प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर पाएँ। अब क्या है कि आपने सुना होगा ड्यूअल कोर सीपीयू, क्वाड कोर, 12 कोर, 16 कोर सीपीयू। बेसिकली उसका क्या मतलब है कि उसमें छोटे छोटे और डिफरेंट प्रोसेसर्स हैं। उसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक प्रोसेसर है उस सीपीयू में। उसमें अगर ड्यूअल कोर है तो 2 सीपीयूज़ हैं, ठीक है। क्वाड कोर है तो 4 हैं, वैसे ही 8 कोर में 8 सीपीयूज़ हैं, 16 कोर में वही 16 सीपीयूज़ हैं, ठीक है। तो बेसिकली डिफरेंट प्रोसेसर्स आर 100 ऑफ प्रोसेसर तो अभी वर्क स्टेशन वगैरह में यूज़ होते हैं, पर पर्सनल कंप्यूटर में मैक्सिमम ही 16 कोर अभी जो कि मैंने देखा है, जो पर्सनल कंप्यूटिंग के लिए प्रोसेसर बने हैं, और ये सिंगल प्रोग्राम के डिफरेंट पार्ट्स को प्रोसेस कर रहे होते हैं। और इसमें क्या है, जो डेवलपमेंट है इसमें अभी भी प्रोग्रेस है, प्रोग्रेस में चल रही है कि ऐसा कंप्यूटर हम बना पाएँ जो कि ह्यूमन बिहेवियर को स्टिमुलेट कर पाए, ठीक है। और क्या होगा कि बेसिकली एनएलपी का यूज़ कर पाएगा ये जो कंप्यूटर है, जो 5th जनरेशन कंप्यूटर होगा, जो कि जो नेचुरल स्पोकन लैंग्वेज है ना, कि आप कंप्यूटर से अपने इस तरीके से बात कर पाओ जैसे आप अपने किसी दोस्त से बात करते हो और आपको आंसर कर पाए, तो वो एक कंप्यूटर होगा जो 5th जनरेशन का, बेसिकली टोटली 5th जनरेशन वहाँ से स्टार्ट होगी, और 4th जनरेशन का वहाँ एंड होगा जब कंप्यूटर्स ये चीज़ें करना शुरू कर पाएंगे। तो बेसिकली वेयर वी आर नाउ, वी आर बिटवीन 4th एंड 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। We are not fully 5th generation, and we are not and we have upgraded from the 4th generation computer as well, but now we are not fully into 5th generation of computer, keep in mind that, ठीक है। 4th जनरेशन में जो भी करेक्टरिस्टिक्स थी हम उससे बहुत आगे बढ़ चुके हैं, पर हम पूरी तरीके से 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की जो करेक्टरिस्टिक्स है वो अभी फुलफिल नहीं कर पाए हैं, ठीक है। स्मॉलर इन साइज, मोर कंपेटेबल, powerful and cheaper in cost, used for general purpose, higher technologies used, development of true artificial intelligence, और पैरेलल प्रोसेसिंग एंड सुपर कंडक्टर टेक्नोलॉजी का यूज़ हो जाएगा, एडवांसमेंट होगी, एडवांटेजेस इसकी 5th जनरेशन की। तो इसमें से ये चीज़ें अभी हैं, ये भी हैं, ये भी हैं, ये भी हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसको हम अचीव कर रहे हैं, और पैरेलल प्रोसेसिंग भी कुछ हद तक हो रही है, और सुपर कंडक्टर वगैरह भी अभी यूज़ नहीं हुए हैं वैसे उतना, बट अरे यार, आई एम सॉरी, ये क्या हो गया, या तो जो पैरेलल प्रोसेसिंग है, जो पैरेलल प्रोसेसिंग है उसका अभी कुछ हद तक यूज़ हो रहा है, और सुपर कंडक्टर टेक्नोलॉजी जो है वो भी यूज़ हो रही है कुछ हद तक। डिसएडवांटेजेस, मोर सोफेस्टिकेटेड और मोर कम्प्लेक्स टूल्स, लाइक डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा टफ हो रही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इतने इतनी सी चिप होती है यार, वन यू कैन जस्ट से लाइक 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर, इतना सा एक साइज़ होगा चिप का, इतना सा साइज़ जितना मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ। और इसमें आपके मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर, मिलियंस ऑफ कैपेसिटर, मिलियन ऑफ रजिस्टर ये होंगे इतनी सी जगह पे। तो क्या है कि डेवलपमेंट बहुत कम्प्लेक्स एंड बहुत सोफेस्टिकेटेड हो गई है, और इसमें बहुत कम्प्लेक्स टूल्स का यूज़ करना पड़ता है, और ट्रांजिस्टी को की जो लिमिट है उसको पुश कर रहा है। अब क्या हो रहा है कि इतने से साइज़ में हम इतने ज़्यादा ट्रांजिस्टर्स नहीं लगा सकते, पहले हमने चलो लगा लिए हैं, अभी इतने टाइम से हम डेवलप कर रहे थे, बट अब क्या हो रहा है कि बिल्कुल पुश हो जाएगा। अभी हम 4 नैनोमीटर और 3 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी में पहुंच गए, जिसमें मतलब एक ट्रांजिस्टर का साइज़, एक ट्रांजिस्टर प्रोसेस का साइज़ इतना छोटा है, ठीक है। दैट्स वाई वी आर एबल टू यूज़ सो मैनी ऑफ ट्रांजिस्टर्स। बट अब मान लीजिए मैक्सिमम 1 नैनोमीटर तक पहुंच गए, बट उससे बियॉन्ड क्या है, उससे बियॉन्ड नहीं है कुछ। और वो यहाँ पे क्या होगा, देन वी हैव टू मूव टू क्वांटम कंप्यूटिंग, और वो होगी हमारी 6th जनरेशन ऑफ कंप्यूटिंग प्रोबेबली, जो हमारी क्वांटम कंप्यूटिंग होगी, क्योंकि नाउ ट्रांजिस्टर डेंसिटी, पूरे ट्रांजिस्टर बिल्कुल बिल्कुल क्लोजली पैक्ड हो गए हैं ट्रांजिस्टर, कोई स्पेस नहीं रहा है। तो हमें और डेवलप करने के लिए क्या है, कोई और टेक्नोलॉजी का यूज़ करना पड़ेगा अब, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट इज़ ऑल अबाउट दिस generations of computer
एवोल्यूशन एंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, ये टॉपिक मैंने कंप्लीट कर लिया है। और अब कल हम करने वाले हैं इससे नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें हम क्लासीफाई करेंगे कंप्यूटर को बेसिकली, और उसके यूजेस भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू हैवेंट ऑलरेडी, बिकॉज वो हमें मोटिवेट करता है टू मेक वीडियोज़ लाइक दिस एंड गेट बेटर। और ऑल्सो आप अपना फीडबैक भी कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं, कोई गलती वगैरह हम कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, प्लीज़ शेयर विद अस, बिकॉज दैट इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट एंड दैट विल हेल्प अस प्रोड्यूस better informative content to you, and keep in mind that all of this will be free। जो भी हम पढ़ाएंगे हमेशा फ्री रहेगा, we will not charge anything from you at all for education on YouTube, and दैट्स इट। हम नोट्स वगैरह हम आपको हर एक चीज़ प्रोवाइड करने वाले हैं ड्यूरिंग दिस कोर्स, एंड एवरीथिंग विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई होप यू हैव अ गुड डे, बाय बाय।